वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा और यूपीपीसीएस 2 लिए आज हम विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के 200 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सवाल नंबर वन देखेंगे आज का। इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं, आपको इनको मैच करना। एक सूची में दिया हुआ है पृथ्वी के मंडल स्फीयर ऑफ अर्थ, दूसरी तरफ दिए हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दी स्फीयर, यानी उस मंडल में कौन सी चीज़ पाई जाती है। पहला अगर आपसे पूछा जाए कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, ये चारों नाम आपने सुने हैं पर्यावरण में। इस सवाल के उत्तर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? देखिए बेहद आसान है। जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो इस पर दो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। एक तो हमें वाटर वाला हिस्सा नज़र आता है, ठीक है, जल वाला। तो हमें हमारी इस पृथ्वी पर एक जल वाला हिस्सा नज़र आता है जिसको हम महासागर कहते हैं, और स्थल वाला हिस्सा नज़र आता है जिन पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। तो इतने बड़े भूभाग को स्थल के हम बोलते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर है, ये स्थल मंडल किसका बना है? मिट्टी का बना हुआ है। तो लिथोस्फीयर को मैच कर देंगे किससे? सॉइल यानी मृदा यानी मिट्टी से। जल जो है, जो महासागर हैं, तो जो महासागर हैं किससे बने हुए हैं? जल से निर्मित हैं। तो इसी को, ये बहुत बड़ा जो जल का क्षेत्र है जिनको हम महासागर कह रहे हैं, इसको ब्रॉड लेवल पर हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोस्फीयर। यानी हाइड्रोस्फीयर किससे संबंधित है? हाइड्रोस्फीयर में क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा। तीसरा आपको दिया एटमॉस्फेयर। भाई पृथ्वी के चारों ओर, जब हम पृथ्वी पर स्थित हैं हम लोग, हमारे चारों ओर वायु भी तो उपस्थित है, ठीक है, हमारे चारों ओर उपस्थित है वायु। और वायु क्या होती है? वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ये इसको लगा देंगे। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है, और पृथ्वी के चारों ओर का ऐसा आवरण, विस्तृत आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, गैसों का मिश्रण, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर वो क्षेत्र है जहां पर ये तीनों पाए जाते हैं, जहां पर जल पाया जाएगा, स्थल पाया जाएगा और वायु पाई जाएगी, और जहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी वहां पर जीवन का अस्तित्व होता है, तो वहां पर जीवन का विकास होता है। तो बायोस्फीयर का हम किससे मिला देंगे? ये जैव पदार्थ से। तो इसको आप कैसे मैच करोगे? देखो यहां पर हमने पहले का जो है दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, 2 4 1 2 3 4 1, ये होगा इसका सही उत्तर। तो जिस तरह के कॉन्सेप्ट हमने आपको इसमें बताए हैं वो सब थ्योरी में पढ़ाया जाता है। आप कौन उस थ्योरी को हम कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ये तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, और यही कला हम आपको अब इन बैचेस में आपको सिखाने वाले हैं। सवाल नंबर सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको चीनी का कटोरा, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? और चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो है क्यूबा देश। चीनी का कटोरा क्यूबा तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीनी का क्यूबा के द्वारा किया जाता है। देखो यदि आपसे पूछा जाए विश्व में चीनी उत्पादन में 2024 में विश्व में चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है चीनी उत्पादन में। और हम कौन से स्थान पर हैं? भारत दूसरे स्थान पर है चीनी उत्पादन में वर्ष 2024 में पूरे विश्व में। एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जो पृथ्वी है हमारी, हमने आपको बताया कि देशांतर है 0 डिग्री वाला। इस देशांतर के इस साइड के हिस्से को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इस देशांतर के इस हिस्से को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीनी का करने वाला देश भारत है। पश्चिमी गोलार्ध को देखें तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर या पूरे विश्व में देखें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। साल 2024 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है उसकी अध्यक्षता, इसकी 63वीं बैठक होगी 2024 में, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, याद रखिएगा। और आईएसओ यानी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो यूके लंदन के अंदर है। तो यहाँ 3 तरह के सवाल हो गए। तो चीनी का कटोरा कहा जाएगा क्यूबा को, विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर है भारत, ठीक है। सवाल अगला देखें, किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जो जल है उसका तापमान लगभग कितना होगा? तो आपने देखा जिन झीलों के ऊपर बर्फ जम जाती है तो बर्फ वहीं जमेगी जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, और नीचे जो है, नीचे जल ही रहता है, तो उस जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप यानी एल्बिडो को परावर्तित करती है? एल्बिडो क्या होता है? जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, अगर ये प्रकाश पृथ्वी से टकराकर सीधे वापस लौट जाए, यानी उस प्रकाश को पृथ्वी अवशोषित ना करे, बिना अवशोषित किए ये वापस लौट जाए, इसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो हिम से आच्छादित या जो बर्फ से ढकी हुई भूमियाँ होती हैं। इसका उत्तर करेंगे हम सी, नवपात हिम से आच्छादित भूमियाँ जो होती हैं। सवाल अगला देखेंगे, वॉलेस रेखा निम्नलिखित में से किन के बीच वनस्पति जगत और
प्राणी जगत को सुस्पष्ट पृथक करती हैं? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, साउथ ईस्ट एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये जो वॉलेस रेखा है ये एक्चुअली एक सीमा रेखा है जो 1859 में एक ब्रिटिश के अल्फ्रेड रसेल वॉलेस थे, प्रकृतिवादी, इनके द्वारा ही खींची गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया और जो वोलेशिया है इसके बीच का जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है इसको अलग करने के लिए, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये संक्रमणकालीन क्षेत्र कहा जाता है। इसके लिए उत्तर डी हो जाए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? अब ये सवाल आसान हो जाता है लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यदि पैरामीटर्स आपको याद नहीं है तो, क्योंकि हमने जो डेटा डिस्कस किया है या पढ़ा है आपने भी, तो वो किलोमीटर में पढ़ा है कि एक समुद्री मील में 1.852 मील होते हैं। मीटर भी बता दोगे आप, लेकिन उसमें फीट जिसको कन्वर्जन आता होगा वो कर सकते हैं। देखो, इसमें एक जो नॉटिकल माइल है उसमें होते हैं 1.852 किलोमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1852 मीटर। अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6080 फीट। तो उत्तर इसका टी हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो फीट में आप कन्वर्ट करते हैं 1 नॉटिकल माइल को, तो 1 नॉटिकल माइल एग्जैक्टली जो आता है उसको वैल्यू बता देते हैं 6076, ठीक है, 6076 फीट, और इसमें कुछ इंचेस भी होते हैं, 1.3 इंचेस भी होते हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो कौन सा क्लोज ऑप्शन मिलेगा हमें? 6080 फीट मिलेगा, इसलिए हमने ये चुना है, ठीक है। सवाल हमारा नेक्स्ट क्या होगा? तीसरी सदी में BCE में, यानी बिफोर कॉमन एरा में या बिफोर क्राइस्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें एक ग्रीक दार्शनिक हुए थे। इन्होंने एक ज्योग्राफी शब्द दिया था। कौन थे ये? किसने दिया है ज्योग्राफी शब्द? सिंपल उत्तर हो जाएगा, ये आप जानते हैं, इरेटोस्थनीज ने शब्द दिया था ज्योग्राफी। सवाल अगला देखेंगे, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर संबंधित तटीय जो राष्ट्र हैं उनका एक अनन्य अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न आ भी जाता है। अच्छा, ये क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ यहीं पर समझना ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअल में जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो किसी भी देश के जो समुद्री क्षेत्र पर अधिकार को बताता है। ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, जैसे हमारा देश है, हमारे देश की सीमा समुद्र से लगती हैं। अरब सागर है, उधर बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर है, इनसे लगती हैं। और देश भी हैं जो समुद्र के किनारों पर हैं, है ना, या मतलब जिनके किनारे समुद्र से टच होते हैं। तो हम अपने देश के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो यह है हमारा देश, हमारा भारत, और यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है। और इधर अगर आपसे पूछा जाए कि इस भारत में या भारत का या अरब सागर में या हिंद महासागर में कितने किलोमीटर तक इस क्षेत्रफल पर, पानी के क्षेत्रफल पर अधिकार है, तो यही बताता है विशिष्ट आर्थिक इकोनॉमिक जो क्षेत्र होता है। इसमें समझिए आप, देखिए, कोई भी देश होगा उसकी जो तट रेखा होती है, तट रेखा आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सीधी, बट ऐसे नहीं होता। समुद्र तट कटे फटे होते हैं, कहीं आगे कहीं पीछे, ठीक है, बट हमें जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बनते हैं। तो अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो एक कटे फटे तट को एक तरीके से बिल्कुल एक समान, एक सीधी रेखा में हमें नजर आए, वो देश की जो सीमा रेखा है, तो इसको बोलेंगे हम बेस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेस लाइन, इसको बेस लाइन बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। इस बेस लाइन से समुद्र के जल तक, समुद्र के जल में आइए चलते हुए, और 200 नॉटिकल माइल तक आइए, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक आइए। नॉटिकल माइल अभी पढ़ा है, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो ये 200 नॉटिकल माइल, इस क्षेत्र को किसी भी देश के समुद्र तट से, किसी भी देश की जो समुद्र तट है उसमें जो आधार लाइन है, आधार रेखा है, उससे समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस कवर करते हुए जो क्षेत्र होगा, इसी को बोलेंगे हम EEZ। EEZ यही क्षेत्र होता है। ये भारत के तीनों साइड में होगा, ठीक है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, समझ गए आप। लेकिन ऐसा डिसाइड किसने कर लिया? क्या भारत ने ऐसा अपने आप डिसाइड कर लिया? किसी अन्य देश ने डिसाइड कर लिया कि समुद्र के इतने जल पर और इसमें जितने भी संसाधन मिलेंगे, संसाधन क्या मिलेंगे जल में आप जो है प्राकृतिक जो तेल होते हैं, मतलब आप ऑयल भी निकाल सकते हैं वहाँ से, और मछलियाँ हैं, समुद्री जीव हैं, जलीय जीव हैं, उन पर सब जितना भी संसाधन इस क्षेत्र में पाया जाएगा उस देश का अधिकार होगा, जिसकी वो समुद्र तट के पास होगा 200 नॉटिकल माइल तक। अब ऐसा निर्धारित किया था यूनाइटेड नेशन ने एक संधि की थी बहुत सारे देशों के साथ, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी,
यानी इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो बनाया गया समुद्री कानून संधि, अनक्लॉज। अनक्लॉज इस यूनाइटेड नेशन ने 1982 में आया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अनक्लॉज, अनक्लॉज क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के महासागर और सागरों पर देशों के एकाधिकार और जिम्मेदारी को निर्धारण करता है। समझ में आ गया होगा आपको। और ये कानून 1982 में आया था, संयुक्त राष्ट्र ने इसको लॉन्च किया था, प्रभावी हुआ था 1994 में। अब इसके अलावा इसको जो है 3 तरह के जल में इसको डिवाइड किया गया था। एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो पहला ही क्षेत्र होता है, और 2 क्षेत्र होते हैं प्रादेशिक सागर, और इसके बाद होता है आंतरिक जल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आने लायक हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि अब देखो इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, अब हमें समझ में आ गया इसमें कौन कौन से अधिकार हैं। तो महासागर निक्षेप जो होते हैं, महासागर के अंदर इस क्षेत्र में जितने खनिज पाए जाएंगे, ये हमारा देश यानी भारत ही इनका दोहन करेगा, इनका सर्वेक्षण करेगा, रिसर्च करेगा इन पर, ये बात ठीक है। समुद्री जल और मत्स्य ग्रहण, माहीगीर जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, ये समुद्री जीवों का दोहन कर सकते हैं हमारे देश के ही, ये ठीक है। समुद्री संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन हमारा देश ही करेगा 200 नॉटिकल माइल तक। जहाज़ों का संचालन, अंतः समुद्री तार केबल आदि का बिछाया जाना, ये वाली एक्टिविटी इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये इसका डी उत्तर हो जाए। और इस EEZ में अगर आपसे पूछा जाए कि मछली उत्पादन कितना होता है, तो भारत में अगर देखेंगे वार्षिक में तो 5 मिलियन टन जो है मछलियों का उत्पादन होता है इन क्षेत्र से। देखिए हमने कहा ये जो बेसलाइन है, बेसलाइन के बाद में जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो जल है वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है। 200 आधार लाइन से 200 नॉटिकल माइल। लेकिन ये याद रखिएगा आप, इस लॉ ऑफ सी के अंतर्गत इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। बेस लाइन से आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है समंदर के अंदर, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सागर या टेरेस्ट्रियल सी। इसके बाद बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, आधार रेखा यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है वो कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन कहलाता है, सन्निहित क्षेत्र। इसके बाद बेस लाइन से ही 200 नॉटिकल माइल तक का कहलाता है EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब समझ में आ गया होगा। और जो कटिपटी तट रेखा है जिसको हमने बेस लाइन बोला है, इसके बीच में जो जल भरा होगा कटिपटी तट रेखाओं में, इसको बोलेंगे आंतरिक जल, ठीक है, आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। प्रश्न अगला देखिए, पृथ्वी पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूमि की जल की मात्रा या भूजल की मात्रा से अधिक होती है। इसके अलावा ध्रुवीय हिमछद या ग्लेशियर्स जो होते हैं, या ध्रुवीय हिमछद या हिमनद जो होते हैं, इनमें जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, ये वाला सवाल पूछा हुआ था आपसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, IAS प्री में, UPSC की परीक्षा में पूछा हुआ था। ये 2021 वाले पेपर में प्रीलिम्स में पूछा हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वी पर आप याद रखिएगा, मैंने आपको ये डेटा कल भी बताया था एक उसमें या पिछले क्लास में। पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे महासागरों में जल है पूरे पृथ्वी का, वो 97% जल होता है, ठीक है। 90% जल जो है महासागरों में है पृथ्वी का, और ये खारा पानी है, पीने योग्य नहीं होता है, पहली बात। और जो ग्लेशियर होते हैं या बर्फ़ होती है पृथ्वी पर कहीं किसी हिस्से में, तो वो जल होता है 2%, लगभग 2% कह सकते हैं। एक होता है भूजल या भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर, जो पृथ्वी की सतह से नीचे जो हम अपने हैंडपंप और ट्यूबवेल की मदद से उसको अपने धरातल पर लाते हैं, तो ये भूजल होगा 0.68%। उसके बाद झीलों का नंबर आता है, ठीक है। जो झीलें होती हैं, झीलों में जो जल होता है वो 0.1% होता है। उसके बाद वातावरण का आता है, उसके बाद नदियों का जल आता है, ठीक है। रिवर में जल काफ़ी कम होता है, ठीक है, 0.001% इतना जल होता है नदियों में। अब ऑर्डर आप देख लो इसमें से किस तरह से पूछा हुआ था। ये डेटा हम लोग को पहले भी याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को, लेकिन UPSC में पूछने का तरीका उसने इन डेटा को नहीं पूछा है, इसमें से ही कम या ज़्यादा को पूछ लिया है। तो PCS और UPSC में इसी तरह से जो अप्रोच होती है क्वेश्चन की वो आपको बताई जाती है। अब तो यहाँ पहला देखो, नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है, नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है, तो ये रही नदियाँ और ये रही झीलें। जल की मात्रा भूमिगत जल ये रहा, इनसे तो ऊपर ही है, इनकी मात्रा से अधिक है। यानी ये जो पहला कथन है ये इन दोनों में जल की मात्रा को अधिक बता रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल की मात्रा इन दोनों से अधिक है। इसका उल्टा कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। ध्रुवीय हिमछद या फिर हिमनद जो होते हैं, इनमें जल की मात्रा
भूजल से अधिक होती है। देखो हिमनद है, कोई भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, और बर्फ़ जैसी संरचना कहीं अगर पृथ्वी पर है तो वो एक तरीके से जो भूमिगत जल है उससे ज़्यादा मात्रा होती है। 2% है और ये 0.6-8% है, तो ये इसमें केवल दूसरा ही ठीक हो जाएगा, केवल दूसरा ही ठीक हो जाएगा। सवाल अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक 10 लाख जनसंख्या अमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती यानी मिलियन प्लस सिटी का एग्जाम्पल है। तो ये प्रश्न देखो कितना पुराना हुआ है, लेकिन ये आया है यूपीएससी के एग्जाम में ही आया है ये। तो सीडीएस में इसको एक बार पूछा गया था। न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी। और ऐसी बात कब बताई गई? देखिए 1950 में इसको घोषित किया गया था पहला मेगा सिटी विश्व में, पहला ऐसा जो शहर था तो 10 लाख की जनसंख्या को क्रॉस किया जिसने। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेकंड था टोक्यो, जापान का टोक्यो, ठीक है, जापान, याद रहेगा, जापान। न्यूयॉर्क अमेरिका। वर्तमान में पूरे विश्व में 37 से ज़्यादा मेगा सिटीज़ हैं, ठीक है, और जिनकी संख्या मतलब 10 मिलियन से अधिक संख्या वाले शहरों को कहा जाता है, जो मिलियन सिटी हम बोल रहे हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो ये जो क्षेत्र है इसमें उत्तर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो तस्मानिया है, तस्मानिया वाला भाग। तस्मानिया में ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु है और यहाँ पर वर्षा काफ़ी होती है और यहाँ पर हिमपात भी होता है। सवाल अगला देखेंगे, डायनासोर पृथ्वी के धरातल पर प्रथम बार किस उसमें देखे गए थे? प्रथम बार कौन से युग में देखे गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ट्रासिक, ठीक है, ट्रियासिक युग में, ट्रियासिक युग में। याद रखिएगा मेसोजोइक युग था और ट्रियासिक काल था, इसमें देखे गए थे। डायनासोर आते हैं सरीसृप वर्ग में, विशालकाय जंतु होते थे, आपने मूवीज वगैरह में देखा। और क्रिटेशियस युग आते आते इनका विलुप्ति हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई। IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में 9 ऐसी सूचियां हैं उसमें, जिसमें एक सूची है एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। तो विलुप्त में जो डायनासोर है, डायनासोर को रखा गया है कि डायनासोर पहले हुआ करते थे पृथ्वी पर, अब नहीं है। IUCN आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी पूछ देता है, ये हमने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया होगा। सवाल अगला देखें, उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र की जो नील नदी है, मिस्र की नील नदी को वरदान कहा था मिस्र का, और ये कहा था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। ये भी आता है मिस्र में जो नील नदी है कौन सा डेल्टा बनाती है? ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा। एक ऊन बड़ी फेमस है, ये बतानी है आपको, अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन को जो प्राप्त किया जाता है खरगोश से प्राप्त किया जाता है, रैबिट। इसका उत्तर हो जाएगा रैबिट। तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा, पेस्टिसाइड कौन सा है? इसका नाम है 2,4-D, इसका नाम है 2,4-D। ये क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये होता है 2,4-D का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? हमने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपने देखा होगा इस जगह जो अफ्रीका का सींग जैसा दिखता है, इस क्षेत्र में हमने 4 देश आपको बताए थे। कौन कौन से थे? 3 तो ऑप्शन में ही मिल जाएंगे आपको। एक तो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, एक तो आता है सोमालिया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। एक तो आता है सोमालिया, एक आता है इथियोपिया, एक आता है इरिट्रिया। तो इसको ऐसे ही बता देते हैं हम लोग। देखो सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। इसमें इथियोपिया ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कभी कभी नहीं पूछता इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। सवाल अगला देखें, विश्व वन्यजीव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। चलिए अब इसका मुझे आपको 2023 का इसका थीम बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थीम पूछे जाते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने आपको करवाए भी हैं। अगला है वैली ऑफ गेजर्स, उष्णोत्स की जो घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये जगह है कमचटका, ठीक है, कमचटका। कमचटका कहाँ पर है? रशिया में है। कमचटका रशिया में है। कमचटका एक प्रायद्वीप है, एक पेनिनसुला है, ठीक है, और इसमें याद रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश?
अगर वैसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है, लेकिन विकल्प में अवेलेबल ही नहीं है, तो इससे दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डी, सही रहेगा। तो लिechtenstein जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है आफ्टर वेटिकन सिटी। पृथ्वी पर सबसे ड्राई प्लेस, मोस्ट एरिड, शुष्क स्थान किस देश में है? सबसे शुष्क स्थान इनमें से किस देश में है? ये चिली में है, ठीक है, चिली में है ये चिली में है। चिली में एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं अटाकामा मरुस्थल, यहीं पर है ये शुष्कतम स्थल चिली। चिली कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसमें अगर देखोगे इस क्षेत्र में नाइट्रेट, तांबा आदि के खनिज के भंडार मिलते हैं। बेहद आसान सा सवाल देखिए, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सब लोग उत्तर कर देंगे रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब ये है कहाँ पर? जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है, ब्राज़ील का एक शहर है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अब दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? ये हमने आपको बताया था अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च सेंटर है ये। तो ये अंटार्कटिका में है, महाद्वीप में है ये। भारत द्वारा अंटार्कटिका पर पहला अनुसंधान अभियान 1981 में आरंभ किया गया था। और यहीं पर आरंभ तो 1981 में किया गया था, लेकिन 1984 में पहला रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रहेगा, ये हमने आपको पिछली क्लास में भी शायद बताया था इसको, ठीक है। और दूसरा कौन सा? ये तो फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड याद रख सकते हैं मैत्री, और तीसरा है भारती, ठीक है। 3 रिसर्च सेंटर हैं भारत के इस पर, ठीक है। नवीनतम है भारती, नवीनतम है भारती यानी नया है इन सभी में तीनों। सवाल अगला देखें, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली एक तो जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, तीनों भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया देशों से सीमाएं साझा करता है। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्थित है? यह है यूके, लंदन में, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी हेडक्वार्टर्स पर भी क्वेश्चन पूछ ही देता है। अगला देखेंगे, विश्व की एजेंसी, बड़े संस्थान अंतर्राष्ट्रीय, और आपको बताना उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसको ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहाँ पर है? नैरोबी में है, नैरोबी में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है, वियना में। विश्व डाक संघ यूनिवर्सल पोस्टल संघ कहाँ पर है? बर्न में है, बर्न में है। मैच कर लिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और अगर आप देखें विश्व में पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में भारत है, दूसरे पर चीन है। विश्व में कौन सा देश है जो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक? सबसे ज़्यादा जो आयोडीन है वो कहाँ से प्रोडक्शन, कौन सा देश करता है? चिली। एक सेकंड, चिली, ये चिली इसका उत्तर हो जाएगा सही वाला, चिली। सवाल अगला देखेंगे, माउंट निम्बा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है, किन देशों में स्थित? इसकी जो भी माउंट अगर सुर्खियों में रहता है, कोई भी स्थल है, झील है, कुछ भी अगर विश्व धरोहर सूची में शामिल हो रही है तो उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, परीक्षा में, करंट अफेयर्स में बन जाता है, या फिर वो स्टैटिक बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें 3 देश हैं, एक तो है आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, ठीक है, गिनी। आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया और गिनी, इसमें उत्तर हो जाएगा डी। तो इसमें 2 ही ऑप्शन में, मतलब इसमें दिया हुआ है गिनी, आइवरी कोस्ट, एक और याद रखिएगा लाइबेरिया, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? ऐसा एक के बारे में हमने ज़रूर डिस्कस किया था पहले, यदि आपको याद हो, जब हम आपको विश्व भूगोल पढ़ा रहे थे, और इस बैंक के बारे में ही हमने आपको बताया था। ये डॉगर बैंक है, ठीक है। डॉगर बैंक किस लिए फेमस है? मत्स्यन फिशरीज़ के लिए यहाँ पर ये बहुत फेमस है, फिशिंग। एक चीज़ हमने और बताई थी, महासागरों में मछलियाँ कहाँ मिलेंगी? जहाँ पर एक तो गर्म जलधारा प्लस ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलेगी आकर के, उस क्षेत्र में मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। डॉगर बैंक ऐसा ही क्षेत्र है। यहाँ पर एक आती है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म जलधारा है, कभी ये भी आपसे पूछ दे, गल्फ स्ट्रीम, और दूसरी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। ये दोनों आकर के मिलती हैं, इस क्षेत्र में है डॉगर बैंक, यहीं पर मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो पशुचारण के लिए फेमस है? तो ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है पशुचारण के लिए फेमस। सवाल अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर। तो ये पेरू की राजधानी लीमा में, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा में है इसका उत्तर। सवाल अगला देखें, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो स्वर्णिम त्रिभुज है विश्व में जाना जाता है, इसको हमने आपको विश्व भूगोल की मैपिंग वाली क्लास में इसको करवाया था। अफीम के उत्पादन के लिए क्षेत्र जाना जाता है, प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। स्वर्ण त्रिभुज जो है इसमें आप याद रखें कौन कौन से देश थे, पहले भी बताए गए थे आपको। ये म्यांमार देश, इसके अलावा लाओस कंट्री है, ठीक है, म्यांमार देश है, लाओस है और थाईलैंड है, ठीक है। ये तीनों मिलकर के इन देशों में ये अफीम की खेती की जाती है। एक ही खेत की विभिन्न पंक्तियों में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, 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 अंतर फसल। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है ये, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है ये, मिश्रित फसल। अब इसमें ध्यान रखना, आप जब एक खेत के अंदर दो या दो से अधिक फसलें बिना पंक्ति में पैदा की जाती हैं तो उसे मिश्रित फसल हम कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ, अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गेहूं के साथ जो सरसों बोई जाती है ना, वो गेहूं के खेत में ही आपने देखा होगा सरसों के पौधे भी होते हैं। चना और मटर एक साथ बोई जाती है, चना प्लस मटर एक साथ, ठीक है, प्लस इसलिए कहा है। चना और अलसी एक साथ, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग के एग्जाम्पल हैं आपके लिए। अब देखो अगला प्रश्न, कागज़ की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कौन सा मटेरियल है जो प्रयुक्त में किया जाता है? कागज़ की जो लुगदी बनाई जाती है, इसको आप जानते हैं पोपलर होता है, पोपलर का वृक्ष होता है, ठीक है, पोपलर। तो ये एक पतझड़ी वृक्ष है, सैलिकेसी परिवार का ये पेड़ है। पोपलर की जो पोपलर का वृक्ष है, लकड़ी है, बड़ी फेमस है, इसमें कई सारी चीज़ें तैयार होती हैं, जैसे प्लाईवुड है और इसके अलावा जो माचिस की तीलियाँ वगैरह हैं वो भी इसी से बनती हैं। अब देखिए, विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो उच्च भूमि होती हैं, हाईलैंड्स जो होती हैं, किस प्रकार की खेती के लिए फेमस हैं? तो ये होती हैं बागानी कृषि के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स आदि के लिए। जैसे इसमें केला, रबड़, चाय आदि, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अच्छा, जेली बनाने के लिए अमरूद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, अमरूद ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसका नाम भी पूछ सकता है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक नाम है इसका सीडियम। सोडियम जैसा लगता है बोलने में, सीडियम, ठीक है, सीडियम, सीडियम होता है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, सीडियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और भारत में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन आप जानते हैं यूपी में होता है। ये वेरी करता है हर साल दर, वो तो सब। अगला देखेंगे, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य बताना है, राज्य मतलब देश बताने हैं, इसमें कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस और रशिया चुकंदर के जो चुकंदर है, चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक हैं ये। सागरीय कृषि से क्या अभिप्राय है? जो मैरीकल्चर है, इससे बताना आपको क्या समझते हैं आप? तो यह जलीय कृषि की एक विशिष्ट शाखा है, बिल्कुल ठीक बात है ये। यह सागरीय पौधे और जंतुओं के कृषि से संबंध है, बिल्कुल ठीक है। यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित होते हैं। तीनों ही कथन ठीक रहेंगे। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान में किया जाता है केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन। इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, साइंटिफिक नेम, तो ये क्या है? क्रोकस सैंटाइवस। भारत में केसर की खेती कहाँ की जाती है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? किश्तवाड़ क्षेत्र जो है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ और जो पंपोर वाले क्षेत्र हैं उसमें केसर का उत्पादन काफ़ी होता है जम्मू कश्मीर। मलेशिया के अंदर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उसका एक नाम आपको बताना है, क्या है वहाँ पर, किस नाम से इसको बुलाया जाता है? तो ये है लदांग, ठीक है, लदांग इसको वहाँ कहते हैं। इसमें वृक्षों को और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और उस खाली भाग पर खेती की जाती है, ठीक है। और जब देखा जाता है कुछ दिन बाद तो उस क्षेत्र की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो कम हो जाती है, तो वो इसी प्रक्रिया को किसी नए क्षेत्र में अपनाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। कभी लदांग को पूछ ले, लदांग किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक राज्य आपको बताने हैं, इनमें से कौन से होंगे? रबड़ का प्रोडक्शन जो है इनमें से कौन से दो देश करते हैं? तो इसमें एक तो थाईलैंड है और एक इंडोनेशिया है, ये दो देश सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं इसके।
इसमें देखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होती है या किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, जैतून और संतरे। अंजीर के लिए ज्यादा फेमस है ये। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं चाय की कृषि के लिए अति आवश्यक हैं? तो इसी उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, इसको जलवायु चाहिए, ये बात ठीक है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में उगाई जा सकती है आसानी से। इसके अलावा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वाली इसको वर्षा चाहिए, इतनी रेंज में। और इसके अलावा एक और है, तीसरा देखो, मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए। ये लेटेराइट मृदा में ज़्यादा अच्छी होती है, और लेटेराइट मृदा में आप जानते हैं उसमें चूना, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस ये सब नहीं होता है। तो इसमें ये तीसरा वाला गलत है, पहले दोनों ही ठीक हो जाएंगे, पहले दोनों ही ठीक। श्रीलंका में कॉफ़ी की जो कृषि है, कॉफ़ी की खेती होती थी पहले श्रीलंका में, वो बंद कर दी गई थी, क्यों? ये सवाल तो भाई देखो यूपीएससी ने पूछा था, बट ये ऐसा नहीं है। देखो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जो आपको वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन दिखते हैं ना, है ना, और सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें, वो कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं यूपीएससी ही पूछेगा, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप देखते हैं आयोग यूपीएससी के प्रश्नों को उठाकर ऐसे पूछ देते हैं। तो जो पर्ण किट है, पर्ण किट, ये एक रोग है, इस रोग के कारण ये इसको काफ़ी नुकसान होता है इस फसल। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित में से किस देश में कोको त्रिभुज स्थित है? अच्छा, कोको जो है ये क्या है? कोको घाना देश है, घाना की एक मुख्य फसल है। तो घाना के 3 क्षेत्र हैं जो कोको की कृषि के लिए जाने जाते हैं। घाना के कौन कौन से जो 3 क्षेत्र हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन से हैं? एक्रा, टाकोरासी, टाकोराडी है ये, और ये कुमासी, ये 3 क्षेत्र हैं। इन्हीं को कहा जाता है घाना के कोको त्रिभुज। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट पालन के लिए नहीं किया जाता है? रेशम की जो कीट पाले जाते हैं वो आप जानते हैं, शहतूत सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। शहतूत पे भी पाले जाते हैं, बांज पर भी पाले जाते हैं, और ये इसके अलावा अरंडी, ये भी। लेकिन जो सागौन है, सागौन के वृक्ष पर या पत्तों पर रेशम कीट का पालन नहीं किया जाता। इन तीनों में भी आपसे पूछेगा तो लगभग 70% जो मतलब रेशम कीट पालन होता है वो शहतूत के पत्तों पर ही किया जाता है, ठीक है। शहतूत, बांज और जो अरंडी है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा शहतूत पर ही किया जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, ब्राज़ील में विशाल जो कहवा यानी कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है? तो ये आपने पहले भी किया होगा प्रश्न, फजेंडा, ठीक है, फजेंडा। ब्राज़ील में जो विशाल कहवा के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रहेगा। जो हमने रियो डी जेनेरियो हमने देखा था, जहाँ पर अर्थ समिट हुई थी 1992 में, मिनास सिराज वहाँ का, और जो साओ पोलो, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं ब्राज़ील के, किसके? कहवा के। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? तो इसमें आप याद रखिएगा अमेरिका है इसमें, और इसके अलावा आपसे विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादन जो पूछा जाए तो चाइना है, नंबर 2 पे भारत है। वो देश कौन सा है जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन किया जाता है वो चीन के अंदर किया जाता है। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन रेशम का चीन करता है। भारत में कौन सा स्टेट है? भारत में जो स्टेट है वो है कर्नाटक, ठीक है, वो है कर्नाटक, प्रथम है, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट। विश्व का चीनी का भंडार, शुगर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, हमने एक चीनी का कटोरा वाला सवाल किया था, ये सवाल कुछ वैसा ही है, तो क्यूबा को ही बोलेंगे, ठीक है, क्यूबा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने जो है कृषि पर आधारित प्रश्नों को भी कर रहे हैं यहाँ पर। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो देश है वो इसमें ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे बड़ा, ये ब्राज़ील सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसके बाद अगर हम देखें, भारत सेकंड नंबर पर है, ठीक है, इसमें भारत सेकंड नंबर पर है। और भारत में कौन सा राज्य है जो कि गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? विश्व का धान जीन बैंक है फिलीपींस में, ये फिलीपींस में है। फिलीपींस का जो मनीला है, इसमें जो फिलीपींस का जो मनीला है, यहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसको हम कहते हैं इरी, ठीक है, इरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इरी है। इसी के प्रीमाइसिस में बना हुआ है धान जीन बैंक, विश्व चावल संग्रहालय, याद रहेगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन गेहूं की कृषि के लिए अनुपयुक्त है? गेहूं की कृषि के लिए कौन सा अनुपयुक्त है? इसमें
जो सवाना घास के मैदान हैं ये यहाँ गेहूं की खेती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास होती है ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे सवाना तो सूडान में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाना घास में अगर आप देखोगे घास की अधिकता ऐसी होती है, यहाँ पर कई ऊंचाई वाले जो हैं वृक्ष भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेरी, डाउन्स, स्टेपीज ये गेहूं की खेती के लिए फेमस है। हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछले वाली क्लास। अलेक्जेंडरिया, अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पत्तन है ये पोर्ट है, बंदरगाह कहाँ पर है ये इजिप्ट का है, मिस्र का बंदरगाह है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? ये चाइना है। एक कंपनी और पूछी जाती है, हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज करके एक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जहाज निर्माण करती है ये, और ये विश्व की सर्वाधिक बड़ी कंपनी है। निम्नलिखित में से किसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है, इसको आप पहले से कर चुके होंगे। ठीक है, इसको आप पहले से कर चुके होंगे और ये पहले से पता, मतलब इसको सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, एक और है, ब्राज़ील का साओ पोलो विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है और सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह। ठीक है, ब्राज़ील का साओ पोलो ये विश्व का कहवा पात्र है, कॉफ़ी बाउल। अगला देखेंगे, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर है? हम्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। अब इसकी खास बात ये पूछने की क्या है, क्योंकि इसको चीन ने निर्माण किया था, इसका चीन ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, श्रीलंका ने इसको चाइना को 99 वर्ष के लिए लीज पर दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से मालिकाना हक जो है वो श्रीलंका के पास है। वैसे अधिकार किसका है? भी चाइना। विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय आपको बताना है, ये कहाँ पर है? रॉटरडम है ये, रॉटरडम। अब देखो यहाँ पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो रॉटरडम हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इनसे बड़ा अगर आप देखोगे इनसे बड़े बड़े हैं शंघाई, जो चीन में है शंघाई में जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद सिंगापुर पोर्ट है, उसके बाद है एक और है निंगबो, मतलब ये भी चीन का ही है तीसरे नंबर पर। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है, क्यों? तो ये जाना जाता है, देखिए, जो यह प्रमुख समुद्री मार्ग पर स्थित है जहाँ पर जहाज ईंधन भरने, पानी लेने, ठीक है, और खाद्य वस्तु लेने के लिए लंगर डालते हैं। ये सी सही रहे। स्वेज नहर पर प्रश्न किए थे हमने, स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी क्या कम हो गई है? और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये दोनों बातें ठीक हैं। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है और ये भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ये तो ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखें, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? स्वेज कैनाल किन किन दो सागरों को मिलाती है? आपने कई सारी कैनाल हमने डिस्कस की थी, तो ये स्वेज कैनाल है। कौन से दो सागरों को ये जोड़ती है? इसमें हो जाएगा, देखिए, स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी, रेड सी। अभी देखा है, उस प्रश्न को ऐसे पूछ देगा, निम्नलिखित में से संसार का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? बिजी सी रूट आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। प्रश्न आया हुआ है, ये पीसीएस में आया है 4 बार ये प्रश्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर पहले याद रखेंगे और उसका उत्तरी अटलांटिक वाला भाग ज़्यादा याद रखेंगे। आगे देखिए, सू कैनाल है एक, सू नहर किस किस को जोड़ती है? सू कैनाल जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को, सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलें हैं, सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों को जोड़ती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसमें हमने महान झीलें आपको बताई थी, वो आपको याद होंगी ही। पनामा कैनाल पर भी प्रश्न आता है। पनामा कैनाल उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देखिए पनामा कैनाल किस किस को जोड़ती है? तो पनामा कैनाल, अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी कैनाल पूछ रहा है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये भूमि है, ये भी भूमि है, ये ए भूमि, ये भी है, इधर कोई जल है, ठीक है, ये जल वाला क्षेत्र है, ये मान लीजिए एक्स है जल का क्षेत्र और ये वाई जल का क्षेत्र। अगर ये कैनाल यहाँ पर बना दी है, ठीक है, मान लो ये पहले पूरी भूमि जुड़ी हुई थी और इसको काट करके यहाँ से जोड़ दिया व्यापार करने की दृष्टि से, तो ये वाला पानी इस वाले सागर का पानी, इस वाले सागर का पानी आपस में जुड़ जाएगा। तो जब कभी भी आप देखेंगे जो नहरों पर सवाल आता है, वो नहरों में बोलता है कि वो दो सवाल आते हैं दो तरह के नहर पर, कि नहर जो है अगर वो जोड़ने का सवाल पूछेगा तो आप याद रखिएगा वो सागरों को पूछेगा, कौन कौन से सागरों के जल को जोड़ता है,
और अगर देशों के बारे में देगा तो वो अलग करने वाला प्रश्न होगा कि बताइए ये वाली नहर कौन से दो देशों को अलग करती है। ठीक है, अलग करने का मतलब भाई सेपरेट ही हो रहा है इस पानी के थ्रू, ये वाली भूमि और ये वाली भूमि सेपरेट हो रही है, लेकिन इसी नहर की वजह से ये वाला पानी कनेक्ट हो रहे हैं। तो दो तरह के प्रश्न आते हैं इस पर। ठीक है, आगे पीसीएस में जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ डेप्थ में जाएंगे और ज़्यादा। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं इसमें, मतलब इस प्रश्न में इतना ही रहने देते हैं। तो बी उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। कैसे? हमने देखा था, ये है हमारा, ये मान लीजिए, इसको ढंग से बनाते हैं। चलो देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर है पनामा कैनाल, यहाँ पर है पनामा कैनाल, और आप जानते हैं इस साइड है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, और इधर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर का जल है। इधर अफ्रीका आ जाएगा थोड़ा सा दूर जा करके, इधर यूरोप और एशिया आ जाएंगे। तो ये अटलांटिक महासागर हैं, समझ गए? अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप। ये वाला पार्ट मुझे कराना ज़रूरी था। कील नहर जोड़ती है, मतलब ये वाला जो भूगोल का दूसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, इस कील नहर किस किस को जोड़ती है? कील नहर, अब आप समझ गए, देखो ये उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पर रेल मार्ग, दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पार, तो दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पार रेल मार्ग जोड़ता है, वो कौन सा है? तो ये है ब्यूनस आयर्स को वालपराजो से। ठीक है, वालपराजो से ब्यूनस आयर्स को। अगला देखिए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशंस के बीच में है? के बीच में चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो ये जो है वो है हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में, हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में चलती है। अगला है, सीकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? ये जापान में स्थित है, ये जापान में। ये प्रश्न हो चुका है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जोड़ती है हैलिफैक्स और वैंकूवर को। चलिए जनजातियों पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक जनजातियाँ दी हुई हैं, तो एस्किमो जनजाति जो है, एस्किमो जनजाति जो मिलती है वो अलास्का से ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में मिलती है, एस्किमो। इसके अलावा पिग्मी कॉन्गो बेसिन में मिलती है, और इसमें बद्दू अरब प्रायद्वीप में मिलती है, और बुशमैन कालाहारी में मिलती है। तो यही वाला ठीक है, बाकी सब ऑलरेडी मैच नहीं है। अगला है, यायावार चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? तो ये हैं टुंड्रा के, ये हैं कहाँ के? टुंड्रा के। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है? यूरोप में जो नॉर्वे कंट्री है, फिनलैंड है, और रशिया का उत्तरी भाग इसमें, एशिया में जो साइबेरिया का भाग है, और अमेरिका का उत्तरी कनाडा, अलास्का वगैरह में है ये टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? सवाल अगला देखेंगे, अफ्रीका की एक मूल जनजाति है पिग्मी। ये पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? सिंपल हो जाएगा, कॉन्गो नदी में पाई जाती है। कॉन्गो नदी में पाई जाती है। तो ये विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो नाटे छोटे कद के बौने लोग हैं, उनको पिग्मी के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एस्किमो कहाँ के निवासी होते हैं? एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। ठीक है, एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। और एक तरीके से अगला देखें, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? ये अच्छा सवाल है, और ये आप जानते भी हैं इसका उत्तर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बोला जाता है ये मानव जाति का जन्मस्थल। ठीक है, ये संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप भी है, आपने देखा है आफ्टर एशिया। इसकी खास बात ये, यहाँ पर तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही गुजरती हैं यहाँ से। सबसे बड़ा द्वीप बताना है आपको, आइलैंड जहाँ पर एस्किमो रहते हैं, तो ये ग्रीनलैंड है। इसमें सबसे ज़्यादा तो ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ़ का घर बनाकर उसमें रहते हैं, इनको इग्लू कहा जाता है इन घरों को। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है? कौन सी जनजाति घास के प्रदेशों में रहती है? मसाई जनजाति घास के प्रदेशों में रहती है, केनिया में रहती है, तंजानिया में, युगांडा में निवास करती है। तो ये घुमक्कड़ पशुचारक होते हैं जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति जो चलवासी है, चल है ये, बलवासी नहीं, चलवासी है, मूवेबल एग्रीकल्चर जो करती हैं, तो भारत के भील हैं ये। तो भारत में जो भील जनजाति है वो बिल्कुल इसी तरह से है। अगर देखें, ऋतु प्रवास शब्द के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास जो है मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पर जब होता है तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो ये है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? स्वीडन में पाए जाते हैं इनुइट लोग। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र, जिसमें कुछ भाग अलास्का का है, ग्रीनलैंड का है, कनाडा का है, ये हमेशा जो है ये बर्फ से ढका रहता है। और स्वीडन में इनुइट लोग नहीं पाए जाते।
ठीक है, ये जो नहीं पाए जाते कहाँ पर हैं, स्वीडन में नहीं पाए जाते, बाकी इन तीनों जगह पर पाए जाते हैं। प्रश्न मैंने थोड़ा शायद ये वाला नहीं पढ़ा था, मतलब नहीं शब्द को नहीं पढ़ा था पहले। आगे देखें, जूलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में पाई जाती है, तो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है जूलू जनजाति। एक शब्द है किर्गिज, किर्गिज शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, मवेशी चराने वालों को रिप्रेजेंट करता है। जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए फेमस है, तो जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन के लिए फेमस है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। ये है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। सवाल अगला देखें, नीचे 4 कथन दिए हैं। पहला कथन है मियामी बीच कई विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताओं का केंद्र है। मियामी बीच में अगर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है ये, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर फैशन, मनोरंजन, फिल्म जगत के लिए फेमस है काफ़ी। ये पहला वाला तो ठीक है। आगे है, ग्लासगो को हीरा खनन के लिए जाना जाता है। जो ग्लासगो है स्कॉटलैंड का एक शहर है, पहली बात। और यह हीरे खनन के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, शिप बिल्डिंग के लिए। होनोलुलु वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। होनोलुलु संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई प्रांत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और राजधानी भी है। तो ये नौसेना पर्यटन स्थल आदि के लिए फेमस है, ना कि वस्त्र उद्योग के लिए। इस्तांबुल को पहले देखिए इसको, तो इसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। तो इस्तांबुल वाला क्वेश्चन भी ठीक है, ये इसमें उत्तर हो जाएंगे पहला और चौथा। डेट्राइट किसके लिए फेमस है, तो डेट्राइट मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, डेट्राइट, ठीक है। डेट्राइट कहाँ पर है, यूएसए, ठीक है। डेट्राइट कहाँ है, यूएसए। जापान के हॉनशिन क्षेत्र के 3 नगरों में निम्नलिखित में से एक समूह द्वारा निर्मित औद्योगिक संनगर कौन सा है, तो ये है ओसाका, कोबे, क्योटो। ओसाका, कोबे, क्योटो, ये इंडस्ट्रियल एरियाज। जापान के मुख्य उद्योग, जापान की जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, होन्शु तट पर हैं, ठीक है, होन्शु तट पर हैं। अधिकतर जापान के जो उद्योग हैं होन्शु के पूर्वी तट पर हैं, और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पर जापान की पूर्वी तट पर जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको यूरेनियम सिटी का श्रेय दिया जाता है, यूरेनियम सिटी कहा जाता है कनाडा को। तो कनाडा में जो अथाबास्का झील है, कनाडा के अंदर एक झील है अथाबास्का झील, इसके किनारे पर स्थित है यूरेनियम सिटी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार देखने को मिलते हैं यूरेनियम। विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक देश, इसका उत्तर हो जाएगा चाइना, इसका उत्तर हो जाएगा चाइना। अगला देखिए, नीदरलैंड का जो रोटरडम है अधिकांश किसके लिए फेमस है, नीदरलैंड का जो रोटरडम है वो शिप निर्माण के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, ये हमने डिस्कस भी किया था। निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित कौन सा है, तो ये हो जाएगा वूपरताल, ये हो जाएगा वूपरताल। फ्रांस का लॉरेन किस लिए प्रसिद्ध है, ये आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए फेमस है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, तेल के कोष से संबंधित लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किस देश के पास है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरेबिया में है। अब आप कहेंगे पिछले प्रश्न में तो कुछ और बताया है, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, विश्व के कुल तेल का भंडार अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में है। इस वाले क्वेश्चन में तो ऑप्शन में है ही नहीं वेनेजुएला, तो लगभग 20% जो हिस्सा है पूरे विश्व में तेल का, ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास। सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे आता है, लगभग 17% के आसपास इसके पास है। तीसरे नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है, कनाडा। तो आप तीनों याद रख सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया इसमें हो जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये सऊदी अरेबिया हो जाएगा, उत्तर इसका सी। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल जो उत्पादक देश है वो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इसका सही उत्तर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता जो है वो 99% जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से ही किया जा रहा है, तो ये नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे देश है ये, नॉर्वे। जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ पर हैं, ब्रोकन हिल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मॉलिबेडनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो क्लाइमेक्स खान है, क्लाइमेक्स खान कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है, अमेरिका। अगला देखिए, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये है आपका ब्राज़ील प्लेट्यू, ब्राज़ील के पठार में खनिजों का भंडार है ये, ठीक है, ये ऐसे ही पूछा था। 3 अग्रणी पेट्रोल उत्पादक देशों का सही क्रम आपको बताना है।
ये सवाल बहुत पहले आया था, लेकिन हम नया वाला डेटा आपको देते हैं। इन ऑप्शंस के अलग भी हो सकता है। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल या खनिज तेल का उत्पादक देश यूएसए है, ठीक है। उसके बाद में सऊदी अरेबिया है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर रशिया है, थर्ड नंबर पर रशिया, फिर कनाडा है, ठीक है। याद रखिएगा, 3 देश तो एटलीस्ट याद ही रख ले। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ में? अभी देखा है सिल्वर का सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी में हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन हीरा होता है रशिया के अंदर, रशिया के अंदर। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरे की खान के लिए ही फेमस है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इसी में है किम्बरले। आगे देखें, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ये हैं विटवाटरसरैंड में, विटवाटरसरैंड में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व? यूरेनियम के भंडार मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क के निक्षेप डिपोजिशन के लिए जाना जाता है? कनाडा, कनाडा इसका उत्तर हो जाए। मलेशिया में किंट घाटी है। किंट घाटी किसके लिए फेमस है? टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार कहाँ पर है? विश्व में अगर आप देखोगे यूरेनियम का वृहत्तम यानी लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पर है? तो ये लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आगे देखेंगे, चिकवी का माटा, चिकवी का माटा चिली में किस खनिज के लिए फेमस है? ये कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर का उत्पादन होता है यहाँ से। और जापान किस चीज़ में आत्मनिर्भर है? तो जापान कॉपर में आत्मनिर्भर है, कॉपर के उत्पादन में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का आपको बताया था एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला देखें, ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है क्योंकि जो देश में लोहा और इस्पात की मांग कम है, ठीक है, ये इसलिए करता है निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? जापान का पिट्सबर्ग कौन सा कहलाता है? यवाता, यवाता, ये रहा यवाता। यवाता जो है ये लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। आगे देखेंगे, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर आपको आना चाहिए, और इसको आप कर ही लोगे। ये है आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन है, ठीक है, लोहा, लोहा, लोहा या आयरन है, ठीक है, क्लियर है। लोहे के अयस्क भी आपको याद होंगे, जिसमें मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट। विश्व में लौह अयस्क के या आयरन ओर के 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री आपको बताना है। सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखो इसमें ये प्रश्न जो है पुराना था, तो हम नया बता देते हैं, 2022 का डेटा इसमें, या 23 का। तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है, उससे कम चाइना है, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। और ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, और 4th नंबर पर इंडिया है, ठीक है, इंडिया। ये है 2022 का डेटा, इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते। हमने लेक सुपीरियर पढ़ी थी, सुपीरियर झील पढ़ी थी हमने, किसके लिए फेमस है? सुपीरियर झील जो फेमस है वो आयरन और लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कारागांडा। ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है ये। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश आप जानते हैं चाइना करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोयले। रिजर्व कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कोयला पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे आप डेटा याद रखो, यूएसए में रिजर्व सबसे ज़्यादा है 23%, उसके बाद रशिया नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद रशिया के बाद में नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, ठीक है, उसके बाद में नंबर आता है चाइना का रिजर्व में, ठीक है, रिजर्व में ये है। तो इसमें ऑप्शन में हमें कौन सा मिला है? ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। भारत में कोयले के भंडार के ऊपर प्रश्न आया है, इसको बताएं कि भारत में जो कोयले के भंडार हैं कौन से देश। अच्छा, यहाँ करेक्ट करेंगे, ये भारत नहीं है, यहाँ पर पत्थर के कोयले, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? तो यहाँ पर होगा चाइना। डोनबास क्षेत्र किसके लिए फेमस है? डोनबास क्षेत्र जो फेमस है कोयले के लिए फेमस है, डोनबास क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है, ठीक है। कहाँ पर है ये? यूक्रेन में है, यूक्रेन में है ये, यूक्रेन। आगे देखें, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कौन करता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसमें चाइना और भारत मिलकर के दोनों का आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। देखो, एक रूर क्षेत्र आपने सुना होगा,
रूर क्षेत्र कहाँ पर है? जर्मनी में है। रूर घाटी जर्मनी में है और ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखें, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? इसको तो आप बता ही दोगे, एंथ्रासाइट है। उसके बाद बिटुमिनस आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिटुमिनस आता है क्वालिटी में, फर्स्ट में ये आता है। अच्छा देखो, हमारे पास कुछ और प्रश्न भी हैं जो हमने पिछले वाले सेट के थे, इनके उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आज इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो आप इसको हम जो है क्वेश्चन के आंसर इसमें मार्क करके इसमें अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी क्लास फिर आज की, अगर इसको और आगे बढ़ाया तो। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।